हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है ब्रिजेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है एस लर्न इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड। दोस्तों, ये मेरे चैनल का एक दूसरा सेगमेंट है जिसमें मैं स्पोकन इंग्लिश से जुड़े हुए वीडियोस अपलोड करूंगा, है ना। मेरा एक और सेगमेंट है जिसमें मैं इंग्लिश ग्रामर से जुड़े हुए वीडियोस अपलोड करता हूँ। ये मेरा दूसरा सेगमेंट है। मेरे इन स्पोकन इंग्लिश वाले वीडियोस को देख करके आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत आसान हो जाने वाला है दोस्तों, है ना। मैं इसमें आपको इंग्लिश कुछ ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा, स्पोकन इंग्लिश बेसिकली अपने इस सेगमेंट में, कि आपके लिए इंग्लिश बोलना सीखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और आप पहले दिन से ही फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है ना। तो आप मेरे वीडियो को आखिर तक बहुत ध्यान से देखिए, है ना। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब के अंदर हैं, काफ़ी अच्छे वीडियोस भी बनाए हुए हैं, है ना। पर मेरे वीडियोस में थोड़ा सा डिफरेंस मैं एक लेकर के आया हूँ, वो ये कि मैं स्पोकन इंग्लिश सिखाने के साथ साथ अपने वीडियोस को मैंने थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाया है ना। इंटरैक्टिव मतलब आपके और मेरे बीच में एक इंटरेक्शन जो है वो चलता रहेगा और वो मेरे हर वीडियो में होगा, जिसका एक प्लस पॉइंट आपको ये मिलेगा कि आपके लिए इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने वीडियो देखा और फिर आपको ऐसा छोड़ दिया गया, ठीक है ना। आप और हम हमेशा के लिए कनेक्ट रहेंगे तब तक जब तक कि आप इंग्लिश बोलना अच्छे से सीख नहीं जाते हैं, है ना। तो वो मेन इंटरेक्शन वाला जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा काम करेगा आपके लिए, है ना। सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू मेक डिफरेंस, है ना। और मैं आपको बता देता हूँ कि वो इंटरेक्शन वाला जो कंसेप्ट है उसको मैं कैसे अप्लाई करूँगा और वो आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, बेसिकली जो भी यूट्यूब वीडियोस बनते हैं तो उसमें टॉपिक्स बताए जाते हैं, तरीका बताया जाता है ना। लेकिन इंटरेक्शन वाली जो एक चीज़ है वो पूरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हम वीडियोस देखते तो ज़रूर हैं पर और सीखते भी हैं, है ना। लेकिन उतना इम्प्रूवमेंट अच्छा खासा हमारे अंदर नहीं आ पाता है, क्योंकि फिर बाद में उसको कोई देखने वाला या हमको कोई मेंटोर हमें कोई गाइड करने वाला या फिर हमको मेंड करने वाला कोई नहीं मिलता, है ना। मतलब हमारा कोई मेंटोर नहीं होता, सीधी सी बात यह है। अपने स्पोकन इंग्लिश के इस सेगमेंट में मैं आपको बता देता हूँ कि मैं किस तरह से आपको पढ़ाने वाला हूँ। डियर, इन ईच वीडियो ऑफ माइंड रिलेटेड टू स्पोकन इंग्लिश मैं शुरुआत करूँगा 10 वर्ड मीनिंग्स के साथ। बहुत ही पहले बेसिक से शुरू करेंगे, है ना, लाइक पार्ट्स ऑफ बॉडी, उसके बाद हाउस होल्ड आर्टिकल्स, उसके बाद किचन आर्टिकल्स, उसके बाद फूड आइटम्स, रिलेशनशिप्स, जो भी है। तो बहुत ही बेसिक से, पहली बात तो मैं बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू करने वाला हूँ ताकि हर बंदा, है ना, हर कोई व्यक्ति जिसने इंग्लिश पहले पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो, वो पहले दिन से ही स्पोकन इंग्लिश समझना और बोलना शुरू कर सके कॉन्फिडेंस के साथ, है ना। और मेरे इन वीडियोस को मैंने कुछ इस तरह से बनाया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी एज का हो, किसी भी फील्ड को बिलोंग करता हो, इंग्लिश पहली क्लास, पहली वीडियो देखने के बाद से ही शुरू कर सकता है दोस्तों, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या ख़ास पॉइंट है मेरे वीडियोस में। तो पहला चीज़ ये है कि मैं आपको हर रोज़ अपने वीडियो में 10 वर्ड मीनिंग बताऊँगा, है ना। उसे आप नोट भी कर सकते हैं, है ना, और नोट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और आप डायरी और पेन लेकर ही बैठिए वीडियोस को देखने के लिए। 10 वर्ड मीनिंग्स बताने के बाद मैं आपको 10 वर्ब्स बताऊंगा, पूरे 3 जो भी उसके फॉर्म होते हैं, है ना, 4 फॉर्म होते हैं, उन चारों फॉर्म्स के साथ मैं आपको 10 वर्ब्स बताऊँगा। उसके बाद मैं आपको जो आज का टॉपिक है मेरा, हर दिन का एक जो टॉपिक रहेगा स्पोकन इंग्लिश का, मैं आपको वो टॉपिक समझाऊँगा और एंड देन एट लास्ट, है ना, मैं आपको 10 सेंटेंसेस और एक पैराग्राफ दूंगा उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। वो आपकी एक्सरसाइज रहेगी रोज़ के लिए, जो आपको ट्रांसलेट करनी होगी। अगले वीडियो में क्या करूंगा मैं कि जो वर्ड मीनिंग मैंने पिछले वीडियोस में बताई थी, वर्ड मीनिंग्स और वर्ब्स, थोड़ा सा मैं वर्बली आपसे वो पूछ लूँगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद शुरुआत होगी होमवर्क, जो मैंने आपको 10 सेंटेंस और एक पैराग्राफ दिया है ट्रांसलेट करने के लिए। आई विल चेक दैट होमवर्क। वो ऐसे होगा कि इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेलिंग यू द राइट सेंटेंसेस, राइट ट्रांसलेशंस ऑफ द सेंटेंसेस, और फिर आप उसे घर बैठ के खुद ही देखिएगा कि आपने क्या ट्रांसलेशन सही किया, क्या गलत किया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके अंदर डेली इम्प्रूवमेंट आता जाएगा और आप अपने आप को चेक भी कर पाएंगे कि आप कितना सीख पा रहे हैं और कितना सही जा रहे हैं। ओके दोस्तों, तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। लेकिन आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने आपको जैसे बताया कि
आज की 10 वर्ड मीनिंग्स। तो अगर आप नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं और नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नोट ज़रूर करके रखिए, है ना। सो टुडेज़ वर्ड मीनिंग्स आर रिलेटेड टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, फर्स्ट हम हेड टू बॉटम, हेड टू टो हम शुरू करेंगे, है ना। हो सकता है शुरू में आपको लगे कि यार ये हमको पता है, लेकिन हम शुरुआत बेसिक से ही करेंगे दोस्तों। तो क्योंकि मेरा इंटेंशन ये है कि सब सीख सकें, जिन्होंने इंग्लिश नहीं भी पढ़ी है इसके पहले वो भी इंग्लिश सीख सकें, है ना। तो मैंने सबको ध्यान में रख के वीडियोज़ बनाए हैं। फर्स्ट इज़ हेयर, हेयर मीन्स बाल। सेकेंड इज़ स्कल, स्कल मीन्स खोपड़ी, खोपड़ी तो सबको पता है ये, है ना। उसके बाद आता है फोरहेड, फोरहेड मीन्स माथा, फोरहेड, है ना। फोरहेड के बाद आपके आगे ये आंखों के ऊपर ये जो बाल है जिसको हम कहते हैं डियर आईब्रो, जिसे हिंदी में कहा जाता है भौहें। उसके बाद हम आ जाते हैं आँखों पर। आँखों में जो सबसे पहले वो है हमारी पलकें, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आई लिड। दोस्तों लिड का मतलब होता है ढक्कन, है ना, लिड का मतलब होता है ढक्कन। तो ये क्या है, हमारी आँखों का ढक्कन है, तो आई लिड मतलब पलक। अगला वर्ड है, अब हमारी पलकों पे कुछ बाल दिख रहे हैं सर, है ना, जिनको हम कहते हैं आई लैश। आई लैश मतलब पलकों के बाल। इसको कई लोग बरौनी भी कहते हैं, मुझे उतने अच्छे से नहीं पता, पर शायद बरौनी भी कहा जाता है इसे। सेवंथ वर्ड इज़, अब आँखों के बीच में क्या है, हमारी नाक है, तो हम बोलेंगे नोज़। नोज़ मतलब नाक। उसके बाद आता है डियर नॉस्ट्रल्स, जो नाक के जो छेद होते हैं जहाँ से हम सांस लेते हैं, है ना। कभी कभी आपको लगेगा कि क्या बता रहे हैं, बट ज़रूरी सब है, नॉस्ट्रल्स। नाइन्थ वर्ड जो है दोस्तों, नौवां वर्ड, नाक के नीचे आ गए हमारे होंठ, जिसको हम कहते हैं लिप्स। उसके बाद हम चलेंगे अपने मुंह के अंदर। होंठ के बाद जो अगला हमको दिखाई देता है वो होता है दांत। तो मैं आपको बता देता हूँ दांत, टूथ। टूथ मतलब दांत। एक दांत को हम टूथ बोलते हैं और एक से ज़्यादा दांतों को हम प्लूरल फॉर्म में टीथ बोलते हैं ना। सो दीज आर द 10 वर्ड मीनिंग्स फॉर टुडे। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से। हेयर बाल, आप भी बोलते जाइए दोस्तों, है ना। स्कल खोपड़ी, फोरहेड मीन्स माथा, आईब्रो मीन्स भौहें, आईलिड मीन्स पलकें या पलक, आईलैश मीन्स पलकों के बाल, नोज़ मीन्स नाक, नॉस्ट्रिल्स मतलब नाक के छेद, लिप्स मतलब होंठ और टूथ मतलब दांत। तो ये 10 वर्ड मीनिंग्स है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपने ये लिख लिए होंगे। मैं अब इन्हें मिटा देता हूँ। नाउ दूसरा जो इसका पड़ाव है वो है वर्ब्स। मैं रोज़ आपको इसी तरह से 10 वर्ड मीनिंग्स और 10 वर्ब्स रोज़ बताऊंगा, है ना। जैसा हम सबको पता है दोस्तों, वर्ब्स के 4 फॉर्म जनरल हम देखते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, जिसे फोर्थ फॉर्म कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो कहलाती है प्रेजेंट। आपको ग्रामर में नहीं घुसना है दोस्तों, है ना। ग्रामर के लिए अलग सेगमेंट मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको जनरली वर्ब्स की मीनिंग बताने के लिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, बट आपको इसकी ग्रामेटिकल उसमें नहीं जाना है। सेकंड फॉर्म होती है पास्ट, थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल, जिनको याद करना हो कर भी सकते हैं, और आईएनजी फॉर्म मतलब कहलाती है कंटिन्यूअस। मज़ा आएगा दोस्तों, है ना। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंटरेक्टिव क्लास हमारे रहने वाली है वीडियोस, है ना, और आपको सीखने में बहुत मज़ा आने वाला है स्पोकन इंग्लिश।
चलिए हम शुरू करते हैं। पहले ए जो लेटर है वहाँ से, है ना। आस्क मतलब होता है दोस्तों पूछना। मैं थोड़ा सा पीछे लिख देता हूँ। आस्क मतलब पूछना। दूसरा अटेंड मतलब शामिल होना। आप भी लिखते हैं ये दोस्तों, है ना, शामिल होना। तीसरा अलाउ मतलब अनुमति देना। आर्ग्यू मतलब बहस करना। अगला अपॉइंट मतलब नियुक्त करना किसी को, किसी जॉब पर या किसी काम के लिए। अगला अरेस्ट, सबको पता है, गिरफ्तार करना। अगला 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट है अबेस मतलब होता है दोस्तों नीचा दिखाना। नीचा दिखलाना। अगला है अप्लाई का मतलब होता है लागू करना, है ना। ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 दो वर्ब्स में इसके बाद आपको लिख के बताऊंगा। चलिए इसकी पास्ट होती है आस्क्ड। पास्ट पार्टिसिपल इसका सेम होता है आस्क्ड और यहाँ बन जाएगा आस्किंग, आईएनजी जुड़ जाएगा। अटेंड का होता है अटेंडेड, सेम अटेंडिंग। उसके बाद अलाउ, इसका पास्ट फॉर्म होता है अलाउड। पास्ट पार्टिसिपल भी सेम होता है इसका, कंटिन्यूस हो गया अलाउइंग। नेक्स्ट है आर्ग्यू, तो आर्ग्यूड और आर्ग्यूइंग। नेक्स्ट है अपॉइंट, सेकेंड फॉर्म हो गया इसका अपॉइंटिंग। लिखते जाइए दोस्तों आप भी, है ना। अरेस्टेड। सिर्फ देखना नहीं है दोस्तों, है ना। अगर देखने से बस हम सब कुछ सीख गए होते तो अभी तक सीख गए होते। अबेस मतलब नीचा दिखाना। अबेसिंग। और आखिरी यहाँ पे जो वर्ब लिखी है वो है अप्लाई। या सिर्फ 8 वर्ब्स हैं, 2 वर्ब्स में इसके बाद लिखूँगा, अप्लाइड और अप्लाइंग। चलिए दोस्तों रिपीट करते हैं मीनिंग्स के साथ कि इन चारों वर्ब्स का मीनिंग क्या होता है ना। जैसे आप मेरे साथ बोलते आइए दोस्तों, है ना। आस्क पूछना, आस्क्ड पूछा, आस्क्ड पूछ चुका, आस्किंग पूछ रहा, ठीक है ना। इसी तरह अटेंड मतलब होता है शामिल होना, अटेंडेड शामिल हुआ, अटेंडेड शामिल हो चुका, अटेंडिंग शामिल हो रहा, ठीक है ना। तीसरा अलाउ मतलब होता है अनुमति देना। सेकेंड फॉर्म अलाउड मतलब अनुमति दिया, अलाउड अनुमति दे चुका, अलाउइंग अनुमति दे रहा। इसी तरह आर्ग्यू मीन्स बहस करना, आर्ग्यूड बहस किया, आर्ग्यूड बहस कर चुका थर्ड फॉर्म, और आर्ग्यूइंग मतलब बहस कर रहा कंटिन्यूस फॉर्म। अपॉइंट मीन्स नियुक्त करना, अपॉइंटेड नियुक्त किया, अपॉइंटेड नियुक्त कर चुका, और अपॉइंटिंग नियुक्त कर रहा। इसी तरह अरेस्ट मीन्स गिरफ्तार करना,
अरेस्टेड गिरफ्तार किया, अरेस्टेड गिरफ्तार कर चुका, एंड अरेस्टिंग गिरफ्तार कर रहा। अबेस नीचा दिखाना, अबेस्ड नीचा दिखलाया, अबेसिंग नीचा दिखा रहा। यहाँ पर अबेस नीचा दिखला चुका और अबेसिंग नीचा दिखला रहा। अप्लाई मीन्स लागू करना, अप्लाइड लागू किया, अप्लाइड लागू कर चुका और अप्लाइंग लागू कर रहा। तो इतने इन 8 वर्ब से हम देख सकते हैं दोस्तों कि हर फॉर्म का वर्ब की एक अलग ही मीनिंग होता है ना। और स्पोकन इंग्लिश में ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। ठीक है, पास्ट फॉर्म मतलब हुआ, पास्ट पार्टिसिपल मतलब हो चुका, और कंटिन्यूस मतलब रहा, है ना। यहाँ मतलब हम कह सकते हैं हुआ, यहाँ पर हम कह सकते हैं हो चुका, और यहाँ हम कह सकते हैं रहा। तो ये इन वर्ब्स के कुछ कॉमन मीनिंग्स हैं। ठीक है ना। चलिए मैं आपको 2 वर्ब्स और बता देता हूँ। अपीयर, अपीयर का मतलब होता है दोस्तों प्रकट होना। इसका बनेगा अपीयर्ड, अपीयर्ड और अपीयरिंग। और नेक्स्ट वर्ड ए से, नेक्स्ट वर्ब अट्रैक्ट। ओके, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित होना। मैं आपको ऐसी वर्ब्स लिखवाना चाहता हूँ शुरू में जो हमारे डेली यूज़ में आए कम से कम, ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना, अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड और अट्रैक्टिंग। सो अपीयर मतलब प्रकट होना, अपीयर्ड मतलब प्रकट हुआ, अपीयर्ड प्रकट हो चुका, अपीयरिंग प्रकट हो रहा। अट्रैक्ट आकर्षित करना, अट्रैक्टेड आकर्षित किया, अट्रैक्टेड आकर्षित कर चुका, और अट्रैक्टिंग आकर्षित कर रहा। दोस्तों ये आज की 10 वर्ब्स हो गई। आई होप यू वुड हैव रिटन ऑल दीज वर्ब्स, है ना। आपको लिखकर याद भी करना है। और अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज का टॉपिक जल्दी से, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, है ना। दोस्तों जो आज का टॉपिक है बहुत ही बेसिक है आज का। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको दिस, दैट, दीज और ज़्यादा ऊपर लिख दिया शायद, दिस, दैट, दीज और दोज। दोस्तों इन चारों को कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या कहा जाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स, आपने डेमो वर्ड ज़रूर सुना होगा। डेमो का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन देना, किसी चीज़ के बारे में समझाना, मतलब डिस्क्राइब करना। इन 4 शब्दों का मतलब होता, इन चारों शब्दों का यूज़ हम करते हैं किसी चीज़ का डेमो, मतलब किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने में। किसी भी चीज़ को अगर आपको डिस्क्राइब करना है, इंट्रोडक्शन देना है, मतलब कुल मिला के ये जो चारों वर्ड्स हैं दे आर यूज्ड टू गिव इंट्रोडक्शन और टू डिस्क्राइब something, okay, to give the introduction of something or to describe something। तो जब भी आपको डिस्क्राइब करना है, इंट्रोडक्शन देना है किसी चीज़ का, और ख़ास तौर पे किसका यूज़ करके? फिंगर का यूज़ करके। फिंगर मतलब क्या होता है? आपकी उंगली। फिंगर्स का यूज़ करके जब भी आपको किसी को डिस्क्राइब करना हो या
किसी भी चीज़ के बारे में आपको समझाना हो तो आप दिस, दैट, दीज और दोज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, अब हम आज ये समझेंगे कि दिस, दैट, दीज, दोज का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस या डिस्क्राइब करने के लिए। ख़ास तौर पे जब हम किसी को इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट करना मतलब उंगली से इशारा करके किसी चीज़ के बारे में जब हम बताते हैं तो हम इन 4 वर्ड्स का यूज़ करते हैं। इतना आ गया डियर समझ में? इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव्स कहते हैं और इनका यूज़ इंट्रोडक्शन या डिस्क्रिप्शन देने के लिए किया जाता है। दिस दोस्तों, मैं आपको पहले इनको डिस्क्राइब करने पहले 2 चीज़ें बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जब भी आप किसी चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं ना, किसी भी चीज़ के बारे में जब आप समझाते हैं तो सिर्फ 2 ही कंडीशन बनती है। पहली चीज़ क्या बनेगी कि जिस चीज़ के बारे में आप जिसको भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या तो वो आपके पास होगी या फिर आपसे दूर होगी। बहुत सिंपल सी बात है, या तो वो चीज़ आपके पास में होगी या फिर आपसे दूर होगी। दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि या तो जिस चीज़ के बारे में आप बता रहे हो वो एक होगी मतलब सिंगुलर, या फिर एक से ज़्यादा होगी मतलब प्लूरल। बहुत आसान है, या तो आपके पास में होगी या फिर आपसे दूर होगी, और या तो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। ठीक है ना। चलिए, अब मान लीजिए कि जिस चीज़ के बारे में आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जिस चीज़ को आप इंडिकेट करके बता रहे हैं, वो चीज़ आपके पास में है और एक है। दोस्तों, पास में है और एक है, सिंगुलर है। जैसे ये चौक, मेरे पास में ये चौक है, ये बल्ब है, ये बोर्ड है, ये मोबाइल है ना, ये जैकेट है, जो भी। तो कोई भी चीज़ जो आपके पास में है और एक है, सिंगुलर है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए दोस्त हमेशा यूज़ करते हैं दिस का। हमेशा ध्यान रखिए, पास में है, सिंगुलर है, दिस का यूज़ करेंगे। पास में है पर एक से ज़्यादा है, ठीक है ना, तो यूज़ करेंगे दीज का। प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना, दिस एंड दीज, दिस एंड दीज। दिस इज़ अ फिंगर, दिस इज़ 1 फिंगर, सिंगुलर। पास में है, सिंगुलर। दिस इज़ 1 फिंगर। मान लीजिए 2 उंगलियां उठा दो तो अब क्या बन जाएगा, दीज आर 2 फिंगर्स या दीज आर फिंगर्स। समझ में आ रहा है दोस्तों? आप नोट ज़रूर करते जाइएगा। इसी तरह जब हम किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं तो वो चीज़ हमारे से दूर भी हो सकती है। तो जब दूर हो और सिंगुलर हो मतलब एक हो, दूर हो और एक हो, तो दोस्तों हम यूज़ करते हैं दैट का। किसका यूज़ करते हैं? दैट का। दूर हो और सिंगुलर हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? दैट। इसलिए मैंने दूर लिख भी दिया है और इसी तरह दूर हो लेकिन प्लूरल हो मतलब एक से ज़्यादा हो तो हम किसका यूज़ करते हैं? दोज का। ठीक है ना। इतना आगे समझ में? पास में है, एक है, दिस। पास में है, एक से ज़्यादा है, दीज, दिस, दीज, दिस, दीज। इसी तरह दूर है, एक है, दैट, और दूर है, एक से ज़्यादा है तो दोज। इतना आगे दिया समझ में? चलिए, अब इतना तो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। अब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट में मतलब अगर आपको किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है प्रेजेंट में, अभी के टाइम पे, तो हेल्पिंग वर्ब जनरली लगती है एज और आर। ठीक है ना। अब सबको पता है कि दिस और दैट ये दोनों क्या है? सिंगुलर हैं, इसलिए इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज। इसी तरह दीज और दोज ये प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगेगी? आर, है ना। अब आप किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करिए, अ ट्री, अ बॉय, ट्रीज, बॉयज़, कुछ भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। सिंगुलर है तो दिस इज़ अ ट्री, ये एक पेड़ है, या वो एक पेड़ है, दैट इज़ अ ट्री, दैट इज़ अ ट्री। वो एक लड़का है, दैट इज़ अ बॉय। ये पेड़ हैं, सपोज एक से ज़्यादा है तो दीज आर ट्रीज़ आप बोलेंगे। पास में है और एक से ज़्यादा है तो आप बोलेंगे दीज आर ट्रीज़। इसी तरह वो लड़के दूर हैं, कुछ लड़के हैं 2 या 3 या उनसे भी ज़्यादा, तो आप बोल सकते हैं दोज आर बॉयज़। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का टॉपिक है, दिस, दैट, दीज एंड दोज, है ना।
डिस्क्राइब करने के लिए हम दिस, दैट, दीज और दोज का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक आज का समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप फिर से तैयार हो जाइए और मैं आपको 10 सेंटेंस दे रहा हूँ ट्रांसलेशन के लिए। आपको उसे ट्रांसलेट करना है और अगले वीडियोस में आपको उसको चेक करूँगा। चलिए नोट करिए। पहला सेंटेंस जो मैं आपको दे रहा हूँ वो है, लिखिए, यह एक किताब है। यह एक किताब है। मैं भी नोट कर रहा हूँ, आप भी नोट करिए। दूसरा सेंटेंस, वह एक बिल्डिंग है। दोस्तों ये सेंटेंसेस बहुत सिंपल है ना, और ये एक्सरसाइज आप अपने घर के जो बच्चे हैं छोटे, उनसे ज़रूर कराइए, है ना, उनके अंदर ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगा। और लिखिए, ये पंखे हैं। पंखे। वो आम के पेड़ हैं। यह किचन है। किचन है। वह एक ग्राउंड है। ये आँखें हैं। वो खिलाड़ी हैं, है ना। वो मतलब दूर, ये मतलब पास। और लिखिए, ये जूते हैं और वो अमीर हैं। तो अब इन सेंटेंसेस में आपको समझना है कि कहाँ पर एक की बात हो रही है, कहाँ पर एक से ज़्यादा की बात हो रही है, कहाँ पास की बात हो रही है, कहाँ दूर की बात हो रही है ना। तो जहाँ पर भी यह और ये वर्ड यूज़ होते हैं वो पास के लिए यूज़ होते हैं, और वह और वो वर्ड दूर के लिए यूज़ होते हैं, है ना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, है ना। पैराग्राफ भी मुझे देना था हालांकि, लेकिन वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा सा छोटा रखूँ, है ना। अगली वीडियो में जब मैं आपको मिलूँगा तो जो 10 वर्ड मीनिंग्स और 10 वर्ब्स आज मैंने आपको दिए हैं, मैं पूरी होप करूँगा कि आप उसे लर्न करके रखेंगे। दूसरा जो मैंने आज आपको टॉपिक पढ़ाया वो, और तीसरा आप ये 10 सेंटेंस ट्रांसलेट करके रखेंगे। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों, है ना। और आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की बटन दबाइए ताकि कोई वीडियो मिस ना हो, है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।